वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्रैक एग्ज़ाम्स विद दीपेंद्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने बात करेंगे जो रीट 2015 में लेवल फर्स्ट का जो पेपर आया था उसका अपने सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी शॉर्ट एंड ट्रिकी वे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो एक्चुअल एग्ज़ाम होने वाला है अभी जो रीट का होगा उसमें आपको जाके कैसे जो 20% है शिक्षण विधियों को छोड़ के उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में कैसे हल करना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मैंने बोला है। तो आप जब इस पूरी वीडियो को देखोगे, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो इसी चैनल पे आपको मिलेगी, तो आप सभी को देखोगे, समझोगे, जो तरीके मैंने बताए हैं उनसे आप करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरे जो पेपर है उसको चुटकियों में हल कर दोगे। ओके, इस बात की मेरी गारंटी है। तो अपने करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखना मैं आपको किस प्रकार से बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट और ट्रिकी वे में, और आपको उस पर्सन के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी। राइट, अपने शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पर्सन है ये आपको दिखाई दे रहा है आपके पास में, ये है कि निम्न में से कौन सी बिन सबसे छोटी है। आपको सबसे छोटी बिन बतानी है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 24/25 ऑप्शन नंबर ए, बी आपको दे रखा है 10/11, ऑप्शन सी दे रखा है 99/100 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 68/69। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर, यदि आपने उसको देखा होगा, ये वाली वीडियो टोटल ये 5% आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर ये करवाऊंगा मैं, जिसमें से 4% आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और 1% आपके पास में ये वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसी प्रकार के प्रश्नों को कैसे आप 1 सेकंड में हल कर सकते हो। यदि आपने इस वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप ज़रूर इस लेक्चर के पूरा होने के बाद लास्ट में इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, इस प्रश्न को करने में सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगना चाहिए आपको। यदि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो फिर आप वहाँ पे पेपर गड़बड़ कर सकते हो। तो देखो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अभी यदि आप इसमें 24 में 25 का भाग दे के इसको निकाल रहे हो तो ये बहुत गलत है। यदि आप 10 में 11 का भाग दे के इसको सोल्व करने की कोशिश करे हो तो सबसे ज़्यादा गलत है। आपको यहाँ पे भाग दे के बिल्कुल भी इसको सोल्व नहीं करना है। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, और ऐसी बहुत सारी और भी वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा। और अब इसको देखो अपने कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न जहाँ पे भी दिखाई दे, आपको सबसे पहले अंश और हर का अंतर निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या है ये इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाली संख्या है इसको बोलते हैं हर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपको अंश और हर का अंतर निकालना है सबसे पहले यहाँ पे। तो अपने इनका अंतर निकालें तो 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 उत्तर मिलेगा। ओके, इसी प्रकार अपने यहाँ पे अंश और हर का अंतर निकालें ऑप्शन बी के अंदर तो भी आपको 11 - 10 = 1 मिलेगा। इसी प्रकार अपने यहाँ पे उत्तर निकालें तो भी आपको 100 - 99 1 मिलेगा। और इसी प्रकार अपने इनका अपने अंतर निकालें तो आपको यहाँ पे मिलेगा 69 में से 68 जाने पे आपको यहाँ से 1 मिलेगा। राइट, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। आपने देखा कि चारों में आपको 1 1 1 1 मिल रहा है, यानी हर जगह जो अंश और हर का अंतर आ रहा है वो बराबर है। तो जब भी आपके पास में अंश और हर का अंतर बराबर हो तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में जो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न होगी वो सबसे छोटी होगी। बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न। ओके, तो यहाँ से आप देखो, आपसे यहाँ पे पूछा गया था सबसे छोटी भिन्न, तो आप देखोगे 4 ऑप्शन में आपको सबसे छोटा अंश कौन सा दिखाई दे रहा है।
तो आपको ऑप्शन बी वाला जो 10 है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे अंश देखोगे, केवल अंश देखना है, हर को नहीं देखना। तो ये आपको 10 दिखाई दे रहा है, ये 24 दिखाई दे रहा है, ये 99 दिखाई दे रहा है, ये 68। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? तो ये वाला हुआ। तो बस ये उत्तर हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन मान लो कल को आपको ये भी पूछे कि इनको आरोही क्रम में लिखे या फिर अवरोही क्रम में लिखे, तो फिर किस प्रकार से इसका उत्तर आएगा? तो देखो, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न। कब? जब अंश और हर का अंतर है वो सभी में बराबर हो। ओके, तो आप ये कहोगे कि सबसे बड़ी भिन्न चारों में से कौन सी होगी? तो जिसका अंश बड़ा होगा वो होगी। तो आप ये कहोगे सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपके पास में 99/100। उसके बाद इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? तो इससे छोटी आपके पास में हो जाएगी, देखो कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 2 नंबर पे, क्योंकि इसका जो अंश है वो 68 है। तो 2 नंबर पे आपके पास आ जाएगी 68/69 आ जाएगी। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? तो इसके बाद अंश कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है 24। तो आप ये कह सकते हो इसके बाद हो जाएगी आपके पास में 24/25। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? लास्ट वाली, तो ये हो जाएगी, क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 10/11। तो बताओ इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मात्र 2 या 3 सेकेंड देखना है और आंसर कर देना है इसका, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में, ये है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, तो देखो इसको करते हैं। मान लो आपके पास में ये त्रिभुज है जिसका मैं नाम दे देता हूँ, ये है ए है, ये बी और ये सी। इसकी जो भुजाएं हैं वो इस कोण के सामने की भुजा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके पास में ए है। ये वाला जो कोण है इसके सामने की भुजा यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं बी है। और ये वाला जो कोण है इसके सामने की भुजा यहाँ से यहाँ तक अपने मान लेते हैं सी है। आप इस प्रश्न को पूरे ध्यान से समझना। ये प्रश्न इस बार आया था, हो सकता है आगे इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाए, तो मैं थोड़ी सी आपको त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बता देता हूँ। ओके, तो अपने यहाँ पे देखें कि आप यदि 2 भुजाओं का योग करोगे, किसी भी 2 भुजाओं का योग करोगे त्रिभुज में, तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे मानो आप जोड़ोगे ए और बी को जोड़ोगे, तो a + b का जो योग होगा वो तीसरी भुजा यानी c से हमेशा बड़ा होगा। और यदि अपने 2 भुजाओं का अंतर निकालें तो वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। ओके, जैसे आप a और b का अंतर निकालोगे तो वो c से हमेशा छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास में, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ओके, देखो अपने इसको लिखते हैं। आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा, जैसे मानो अपने इन दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा a + b जो भुजा है उसका योग बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा यानी c से। इसी प्रकार अपने इन दोनों को जोड़ें b + c तो वो बड़ा हो जाएगा a से। तो ये हो जाएगा भुजा b + भुजा c का योग बड़ा हो जाएगा भुजा a से। इसी प्रकार अपने a और c भुजा को जोड़ें तो ये जो जोड़ होगा वो हमेशा तीसरी भुजा यानी b से बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में a + c > हो जाएगा b। तो 3 प्रॉपर्टी आपके पास में ये आ गई, इनको हमेशा ध्यान रखना। अपने निकाले 2 भुजाओं का अंतर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने मॉड्यूलस लगाया है दोनों तरफ। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी होगा वो प्लस में आना चाहिए, यानी हमेशा आपको बड़ी में से छोटी घटानी है। तो मॉड्यूलस आप निकालो a और b भुजा का अंतर निकालो तो ये हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा। इन दोनों भुजाओं का अंतर इससे हमेशा छोटा। इसी प्रकार अपने बात करें b और c का जो अंतर आएगा वो हमेशा a भुजा से क्या हो जाएगा, छोटा। और इसी प्रकार अपने तीसरी भुजा की बात करें तो ये हो जाएगा, आप c और a का अंतर निकालोगे तो ये हमेशा जो तीसरी भुजा b है इससे छोटा होगा। तो आपके पास में 3 प्रॉपर्टी वो वाली और 3 ये 6 प्रॉपर्टी है, इनको नोट कर लेना, बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये। ओके, तो ये है आपके पास प्रश्न ये था कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ओके, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे।
देखो बेसिकली इसमें दो त्रिभुज है, इसमें आपको एंगल दे रखा है BAC, इसमें 30 डिग्री दे रखा है, एंगल ABC आपको 50 डिग्री दे रखा है और एंगल CDE आपको 25 डिग्री दे रखा है। तब आपको बताना है कि एंगल AED क्या होगा। बहुत ही आसान सा, प्यारा सा, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझते हैं इसको, करते हैं अपने। देखो जैसे मानो आपके पास में एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ओके। इस त्रिभुज के अंदर आपको 3 आंतरिक कोण दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों क्या है, आंतरिक कोण है। और 3 ही मैं बाहरी कोण यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे मान लो ये बाहरी कोण आपके पास में X है, ये जो बाहरी कोण है ये आपके पास में Y है, और ये जो बाहरी कोण है ये आपके पास में Z है। तो यहाँ पे त्रिभुजों में क्या रिलेशन होता है, तो आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, जो ये कहती है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके दो विपरीत अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी त्रिभुज का जो एक्सटर्नल एंगल है उसकी जो वैल्यू होती है वो इसके अपोजिट दो इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपको जैसे मान लो ये क्या है, तो ये त्रिभुज के बाहर का एक्सटर्नल एंगल है, यानी बहिष्कोण है, बाहरी कोण है। तो यहाँ पे x की बात करें तो x का मान क्या होगा, तो इसके सामने देखो, इसके पास वाला ये छोड़ देंगे अपने, तो इसके सामने कौन कौन कोण बचे, एक तो ये और दूसरा ये। तो जो x का मान होगा वो किस किस के बराबर होगा, तो पास वाले को छोड़ देंगे, बचे हुए दो देखने हैं। तो आप ये कहोगे कि x का मान एक तो a और दूसरे c के योग के बराबर होगा। यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में a प्लस c, यानी जो एंगल a और एंगल c का मान है उनका योग करें तो वो x के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हो कि जैसे मानो अपने y का मान निकालें, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, तो एंगल y आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे y की बात करें तो इसके पास वाले को छोड़ देना है, सामने वाले को देखना है, तो इसको छोड़ देंगे। और कौन कौन बचे, तो इसके सामने आपके पास में एक a बचा और एक आपके पास में b बचा। तो y क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल a प्लस आपके पास हो जाएगा एंगल b, ओके। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल a और एंगल b। इसी प्रकार अपने बात करें यहाँ पे z की, तो एंगल z है वो क्या हो जाएगा, तो एंगल z ये वाला है। अब ये किसके बराबर होगा, तो इसके पास वाले को छोड़ देना, यानी इसको छोड़ देंगे अपने। और बचा कौन कौन, तो ये दोनों बच गए आपके पास में b और c। तो ये हो जाएगा एंगल z बराबर हो जाएगा एंगल b प्लस एंगल c। तो ये त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है। आपको जब भी बहिष्कोण या बाहरी कोण निकालना हो तो उसके पास वाले कोण को छोड़ के जो बचे हुए त्रिभुज में दो कोण हैं उनका योग कर दो। इसी प्रॉपर्टी को अपने यहाँ पे 2 बार काम में लेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यदि आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप इसको 2 या 3 सेकंड मानो ज़्यादा से ज़्यादा में कर सकते हो। यदि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अभी इसको याद कर लेना, इसको नोट कर लेना, ओके। तो देखो यहाँ पे अपने बात करें इस त्रिभुज की, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में। तो यहाँ पे देखो ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण, क्या आपने बात करें त्रिभुज ABC की, तो त्रिभुज ABC में ये वाला कोण क्या इसका बाहरी कोण है या नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो कोण C है बाहर वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप ये कहोगे इसके पास वाले इसको छोड़ देंगे अपने, और सामने कौन कौन है, तो ये और ये, तो इन दोनों के योग करेंगे तो उसके बराबर होगा। यानी अपने पास ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा, तो इस और इस कोण के योग के बराबर। यानी ये हो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा 30, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में 80 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अपने पास आ गया 80 डिग्री। अब आप इस कोण को ध्यान से देखोगे क्योंकि आपसे ये वाला कोण पूछा गया है, बाहर वाला। ये वाला जो कोण है क्या वो इस त्रिभुज का, त्रिभुज CDE का बाहरी कोण है या नहीं है, तो आप कहोगे ये वाला कोण है वो त्रिभुज CDE का बाहरी कोण है इस त्रिभुज का। तो आप ये कहोगे ये वाला कोण किसके बराबर होगा, तो पास वाले को छोड़ के जो सामने बच गए इन दोनों के योग के बराबर। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 80 प्लस हो जाएगा 25, यानी 80 और 25 आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। ये वाला कोण जो बाहरी कोण है ये कितना आ जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसमें योग ही करना था।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न है कि दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ पर काटती है। आपको कोण दे रखा है, कोण ए ओ सी 50 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो फ्रेंड्स आपको ये दिया हुआ है और आपको ये वाला जो कोण है ये बताना है। ओके, तो ये कोण है वो कौन सी रेखा पे बना हुआ है, आपके जो ए बी रेखा है इस पे बना हुआ कोण है ये वाला, और ये भी ए बी रेखा पे बना हुआ कोण है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको बता देता हूँ, ये होती है कि एक ही रेखा पर जो बने हुए कोण होते हैं टोटल, यहाँ वाले देखो चाहे आप नीचे वाले देखो, तो इनका जो मान होता है वो टोटल होता है 180 डिग्री। एक ही रेखा पे जो कोण बनता है वो आपके पास में सरल कोण बनता है और ये 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे कितनी लाइन खींच दो आप, चाहे इसी प्रकार चाहे कितनी लाइन खींचो, सभी को अपने जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा पे कोण बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने बात करें कि ये वाली भी आपके पास में एक सरल रेखा है, ए बी सरल रेखा है पूरी। तो यहाँ पे जो टोटल कोण बनेगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा इसी प्रकार। ओके, तो यहाँ पे ये 50 डिग्री का हो गया, तो बचा कितना, तो 180 में से 50 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 130 डिग्री। आसान है या नहीं है? ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न आपको दे रखा है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है और परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, यदि आप इसको बेसिक से करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और कम से कम 2 मिनट खराब कर देगा। और यदि आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यानी पाइथागोरस त्रिक पढ़ रखा है तो आप इसको 2 या 3 सेकंड में या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 10 सेकंड में हल कर सकते हो। इससे ज़्यादा इस पे टाइम नहीं ख़राब करना है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इससे हटकर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। यदि आप याद नहीं करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, यदि आप याद कर लोगे तो बिल्कुल कम टाइम में आप इसको कर सकते हो। और आपके जो प्रश्न आएंगे वो 99% पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पर ही बेस्ड होंगे। ओके, देखो सबसे पहले अपने देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को, उसके बाद इस प्रश्न पे आते हैं। तो आप साथ में इसको नोट करना, पूरे जो ट्रिपलेट्स मैं आपको लिखवाऊँ उनको। ओके, और बाद में उनको याद भी करना है। देखो ट्रिपलेट्स क्या होता है उनको समझते हैं। जैसे मानो आपके पास में ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण इसमें 90 डिग्री है, एक दूसरा यहाँ पे ये भी आपके पास में समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण भी आपके पास में 90 डिग्री है। मैं इनको नाम दे देता हूँ, जैसे ये ए बी और ये सी है, और इसका नाम भी आपके पास में ए बी सी है। मान लेते हैं इसका बेस आपके पास में 3 है, 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर जितना भी हो, 3 के अनुपात में है। और ये जो इसका लंब है ये आपको 4 दे रखा है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, जो कर्ण होगा वो 5 आएगा आपके पास में। यानी जब आधार 3 और लंब 4 हो तो कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार इनको उल्टा करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कर्ण हमेशा इतना ही रहेगा। जैसे मान लो मैं आधार को 4 कर देता हूँ, इसको यहाँ पे 4 कर दिया, और जो लंब है उसको मैं 3 कर देता हूँ, तो भी आपके पास कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, इसी प्रकार अपने बात करें कि मानो आपके पास में ये 2 त्रिभुज आपको और दे रखे हैं, यहाँ से अपने बात करें इसका आधार मान लेते हैं, आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपको दे रखा है 15 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना होगा, कर्ण 17 हो जाएगा। यानी ट्रिपलेट्स क्या बनेगा, 8, 15, 17 का बनेगा। और यहाँ पे अपने देखें, मानो इनको उल्टा कर दें, आधार आपको दे रखा है 15 दे रखा है, और ये जो लंब है ये आपको 8 दे रखा है, तो भी कर्ण कितना आएगा, तो ये फिर भी आपके पास में क्या आएगा, 17 आएगा। यानी यहाँ से ट्रिपलेट्स क्या क्या बनेंगे, तो आपके पास ये बनेगा, एक तो बन जाएगा कि यदि 3, 4 हो तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5। यानी एक भुजा है वो 3 है, दूसरी भुजा कितनी है, 4 है, तो कर्ण कितना होगा, 5। इस प्रकार आप देख सकते हो। ये 1 नंबर पे ट्रिपलेट हो गया। 2 पे क्या हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा कि जैसे मानो एक भुजा 8 है, दूसरी 15 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी ट्रिपलेट्स क्या बना, 8, 15, 17 का बना।
अपने उसके बाद बात करें तो तीसरा जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 5, 12, 13। ओके, यानी एक भुजा आपके पास में 5 है, कोई सी भी हो सकती है दोनों में, दूसरी आपके पास में 12 है, तो तीसरी वाली जो कर्ण है वो कितना आएगा, 13 आएगा। इसी प्रकार अपने चौथे ट्रिपलेट्स की बात करें तो ये आपके पास होता है 20, 21 होगी यदि दो भुजा, तो कर्ण कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 29। और आगे अपने बात करें 5 नंबर पे तो ये होता है 9, 40, दो भुजा यदि होगी तो कर्ण कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 41। छठे नंबर पे अपने बात करें तो ये ट्रिपलेट्स होता है आपके पास में 7, 24 और 7, 24 यदि दो भुजा होगी तो कर्ण कितना हो जाएगा, 25। तो ये मैंने 6 ट्रिपलेट्स आपको लिखवाए हैं, और केवल आपको 6 ही क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि ये जो 6 ट्रिपलेट्स है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे होते हैं ट्रिपलेट्स, सभी पे अपने नहीं जा रहे, ठीक है। मैंने आपको केवल वो लिखाए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब मानो इनको गुणा कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे, जैसे मानो ये आपके पास में 5 है और ये 12 है, तो कर्ण क्या आएगा, 13 आएगा। मान लेते हैं यहाँ से इसको कर दें अपने 10 कर देते हैं इसको, इस प्रकार देखो, इसको 10 कर दिया, ये कर दिया अपने 24, तो इनको जस्ट डबल कर दिया। 5 को क्या बना दिया, 10 बना दिया, 12 को क्या बना दिया, 24 बना दिया। तो उस केस में कर्ण कितना आ जाएगा, तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास में 26। तो ये जो आया आपके पास में 10, 24, 26, ये इसी ट्रिपलेट से आया। इसी प्रकार आपको ये भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे इसको डबल करें 8 का डबल 16 हो सकता है, इसको अपने डबल करें तो 15 का डबल आपके पास में 30 हो सकता है। तब आपको कर्ण कितना मिलेगा, 17 का डबल यानी 34। इनको 3 गुना किया भी हो सकता है, इनको 4 गुना किया हुआ भी हो सकता है, इनको आधा किया भी हो सकता है। जैसे आपके पास में ये है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 दे रखा है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, लेकिन इनको आधा करके भी हो सकता है। जैसे 3 का आधा करें तो कितना होता है 1.5, 4 का आधा करें कितना होता है 2, तो 1.5 और 2 का ट्रिपलेट कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 5 का आधा, यानी कितना हो जाएगा 2.5। तो आपके पास में ये भी हो सकता है कि 1.5 एक भुजा होगी, दूसरी भुजा आपके पास में 2 होगी, तो उस केस में जो समकोण त्रिभुज का कर्ण बनेगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास में 2.5 सेंटीमीटर। तो ये ट्रिपलेट्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। और यदि ये आपको याद है तो ये जो क्वेश्चन है आपको अभी मैंने बताया था और आपके एग्ज़ाम में आया था, इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक आयत है जिसका नाम अपने मान लेते हैं ABCD है। इस आयत का जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कर्ण है, इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो गया और इस आयत के लिए ये विकर्ण हो गया। ओके, तो इस त्रिभुज के लिए जो कर्ण है वो आपको दे रखा है 17 मीटर। ओके, और यहाँ पे आपको आयत का परिमाप दे रखा है 46 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो ये होता है 2 गुना आप कह सकते हो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई आपको दे रखा है 46 मीटर दे रखा है। तो अपने बात करें केवल लंबाई प्लस चौड़ाई की, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 46/2 बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ओके, अपने बात करें लंबाई की यानी AB प्लस अपने बात करें चौड़ाई की यानी AD की, तो इनका जो योग होगा वो कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए। यानी ये प्लस ये कितना होना चाहिए, 23। तो मैंने अभी आपको बताया था एक ट्रिपलेट कौन से वाला, 8, 15, 17 वाला, 8, 15, 17। तो मान लो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसको मैं मानूँ 15 मान लेता हूँ और ये इसको मैं मान लेता हूँ 8 मान लेता हूँ। तो अपने इनको जोड़ें तो क्या 15 और 8 आपके पास में 23 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। वो साथ में आपके पास में 17 भी आ रहा है। 17 से ही तो मैंने पता लगाया था कि कौन सा ट्रिपलेट काम में लेना है। तो मुझे पता चला कि जब कर्ण 17 है तो एक ही ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। और मैंने जब इनको जोड़ के देखा तो ये 23 हो रहा है, बस आंसर आ गया। तो अपने को यहाँ पे चाहिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से अपने लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो अपने क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास में लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी अपने क्या करना है, लंबाई अपने पास 15 आ गई और चौड़ाई अपने पास 8 आ गई। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 8 बराबर क्या हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर।
और इसी प्रकार आप इसको तुरंत कर सकते हो। यदि आपको ट्रिपलेट आते तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। ये आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सही है, और आपको यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है और आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो ये बिल्कुल आसान सा है, जो आपने शायद 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। ओके, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बेसिकली मैं 2-4 जो फॉर्मूले हैं वो आपको जल्दी से लिखवा देता हूँ, आपको वो याद होने चाहिए। अपने सबसे पहले बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में, आप कह सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है आपके पास में b स्क्वायर होता है। उसके बाद अपने बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है आपके पास में b स्क्वायर। उसके बाद में अपने बात करें कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, तो ये होता है अपने पास में a क्यूब माइनस आपके पास में होता है b क्यूब माइनस होता है 3ab और यहाँ पे होता है a माइनस बी। ओके, और इसी प्रकार अपने बात करें a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे होता है आपके पास में a प्लस बी। उसके बाद में अपने बात करें a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ये क्या होता है, तो ये आपके पास में होता है a माइनस बी। यहाँ पे आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे b स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद अपने बात करें a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में a प्लस b और यहाँ पे आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, आप इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब यहाँ पे माइनस होगा तो इस जगह पे माइनस आएगा और आगे वाली जगह पे प्लस आएगा, उल्टा होता है। यहाँ पे प्लस होगा तो इस जगह पे प्लस आएगा और यहाँ पे आपके पास में माइनस होगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इन पे कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो अपने को यहाँ पे ये बताना था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है अपने पास में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है वो ये है कि संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष क्या रहता है। ओके, तो देखो ये जो प्रश्न है इसको अपने करेंगे, मैं आपको यहाँ पे कुछ भी रटाऊंगा नहीं, डायरेक्ट कुछ भी नहीं बताऊंगा। देखो ये जो प्रश्न है वो टोशेंट मेथड पर आधारित होता है। ठीक है, आज ये आया है, कल को ऐसे और भी प्रश्न हो सकते हैं। आपको मैं सेपरेट वीडियो बना के उसमें टोशेंट मेथड के कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको अलग अलग, तो वहाँ पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अपने बात करें कि किसी भी संख्या का टोशेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपने टोशेंट की बात करें तो जैसे मान लो आपको कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, ये आपके पास में संख्या है, कोई भी संख्या है, तो इसका अपने टोशेंट निकालना है। तो टोशेंट क्या होता है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप इसको समझते जाओ। तो टोशेंट क्या होता है, टोशेंट होता है कोई भी संख्या को अपने गुणा करें इंटू 1 माइनस 1/p और गुणा करें 1 माइनस 1/q और इसी प्रकार यदि आगे और भी है तो इनको गुणा करें। यहाँ पे अपने बात करें p और q क्या है, तो p और q उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। तो p और q क्या है अपने पास में, तो ये है संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो अब अपने मान लेते हैं कि आपके पास में कोई संख्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास में मान लेते हैं 4 है। ओके, आपके पास में क्या है, 4 है। तो यहाँ पे अपने बात करें 4 आपको दे रखा है, संख्या बराबर आपके पास में 4 है। अब अपने को चाहिए 4 का टोशेंट, तो 4 का टोशेंट आपको क्या मिलेगा, तो 4 का जो टोशेंट होगा वो अपने को ये मिलेगा बराबर, सबसे पहले संख्या यानी क्या हो जाएगा आपके पास में 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणा, उसके बाद में 1 माइनस 1/p, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/p। और p क्या होगा कि आप ऐसी संख्या ढूंढो जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए और
4 का गुणनखंड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप भाग देना शुरू करोगे, ये पता करो कि 4 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो आपको उत्तर मिलेगा 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। तो 1, 2 और 4 में अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? तो केवल 2 है, वो ही अभाज्य गुणनखंड है। 1 अभाज्य गुणनखंड नहीं है और 4 भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, तो पी का मान क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 - 1/2। ओके, और यहाँ पे क्यू कोई है ही नहीं, यानी और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका 4 में पूरा पूरा भाग जाए। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अपने इसको हल करें तो ये हो जाएगा 4 गुणा, और यहाँ से 1 - 1/2 का आंसर क्या मिलेगा आपको? 1/2। यानी आप इसको काटोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2। यानी 4 का टोशेंट क्या हो जाएगा आपके पास में? 2। तो ये तरीका होता है किसी भी संख्या का टोशेंट निकालने का। और इसको मैं आपको पूरे डिटेल में जब इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब आपको मैं उसमें पूरा डीप में जाके समझाऊंगा। अब मैंने बस आपको खाली इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि टोशेंट मेथड क्या होता है। अब अपने आते हैं पर्सन पे, जहाँ पे आपको थोड़ी और चीज़ें क्लियर होगी। राइट, बढ़ते हैं अपने पर्सन पे। देखो, तो यहाँ पे पर्सन ये है कि 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे आप किसका भाग दे रहे हो? 5 का भाग दे रहे हो। तो जब आप 5 का भाग दे रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 के टोशेंट की। और 5 का टोशेंट क्या होता है? तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मुझे चाहिए 5 का टोशेंट। तो आपको 5 का टोशेंट मैंने आपको भी बताया था कि ये होता है संख्या गुणा क्या होता है? 1 - 1/p कह सकते हो। यदि और भी साथ में गुणा में है तो वो भी हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे संख्या दे रखी है और ये क्या है? 5 है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 5 गुणा 1 - 1 और p क्या मिलेगा आपको? तो आप ऐसी संख्या ढूंढो जिसका 5 में पूरा पूरा भाग जाए और साथ में क्या होना चाहिए? अभाज्य भी होना चाहिए। तो आप सबसे पहले 1 से शुरू करोगे, तो 1 तो आपके पास में अभाज्य है नहीं। आपने 2 को देखा, क्या 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 5 में? नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। क्या 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 5 में? तो ये भी नहीं होगा। 4 का भी नहीं जा रहा, तो आपको क्या मिलेगा? केवल 5। 5 अभाज्य संख्या भी है और साथ में 5 है, वो 5 का गुणनखंड भी है। तो यहाँ से आप कहोगे कि p का मान कितना मिला? 5 मिला। तो ये हो जाएगा 1 - 1/p, यानी क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ से आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा, आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5, इधर ये गुणा में आएगा 5 - 1, यानी कितना हो जाएगा? 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 4। यानी 5 का टोशेंट आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसी प्रकार आप ध्यान रखना कि कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसका जो टोशेंट होता है वो उससे 1 कम होता है। ओके, जैसे मानो अपने बात करें कि 2 का टोशेंट क्या मिलेगा, तो 2 एक अभाज्य संख्या है तो उसका टोशेंट उससे 1 कम, यानी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अपने बात करें 3, तो 3 अभाज्य संख्या है तो उसका टोशेंट क्या मिलेगा? तो उससे 1 कम, यानी कितना मिलेगा आपको? 2। 5 की बात करें तो 5 का टोशेंट उससे 1 कम, यानी कितना मिला? 4। 7 की बात करें तो 7 का टोशेंट उससे 1 कम, यानी कितना मिलेगा आपको? 6। 11 की बात करें तो उसका टोशेंट उससे 1 कम, यानी आपको कितना मिलेगा? 10। इसी प्रकार 13 का टोशेंट आपको 12 मिलेगा, 17 का आपको मिलेगा 16 मिलेगा, 19 का आपको कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। लेकिन जो भाज्य संख्याएं हैं उनका टोशेंट चेंज होता जाएगा, जो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। अब केवल अपने इस क्वेश्चन को करना है तो इतना सा ही आपको बताऊंगा। तो अपने पास में 5 का टोशेंट कितना आया? यहाँ पे 4 आ गया। अब क्या करना है आपको? जो ये पावर है उसमें जो टोशेंट आया है उसका भाग देना है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इसकी जो पावर है वो कितनी? 98 है। तो आप 98 में जो टोशेंट है 4, इसका भाग दोगे तो यहाँ पे शेष क्या बचा? केवल आपको शेष देखना है। भाग कितनी बार गया उससे कोई मतलब नहीं है, केवल शेष देखना है। तो यहाँ पे 96 तक पूरा पूरा चला जाएगा, शेष कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे शेष फल आपके पास आ गया 2। बस अब यहाँ से ये पर्सन फिनिश। देखो, अब ये जो 2 बचा है वो 3 की पावर में लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 की पावर कितना? शेषफल। तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2। और अब किसका भाग देना है? 5 का।
तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ये जो शेषफल है इसको यहाँ पे लगा दिया पावर में 98 की जगह पे। ओके, तो अब देखो 3 की पावर 2 यानी कितना मिलेगा आपको 9, और नीचे कितना आ जाएगा 5। तो 9 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल कितना मिलेगा आपको 4। शेषफल क्या आ जाएगा बराबर 4। 9 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 4। इतना सा ही प्रश्न है ये। कल को आज मान लो आपने इसको समझा नहीं और इसको रट के बैठ गए तो कल को अलग हो गया तो फिर, और कंपटीशन आपको पता है कितना भयंकर है। एग्ज़ाम तो वैसे भी टाइम पे नहीं हो रहे और दूसरे होते हैं, तो आपकी तैयारी वो सॉलिड होनी चाहिए। एक एक पर्सन के लिए अच्छे से मेहनत करनी होगी आपको। ओके, तो यहाँ से इस प्रकार आपको इतना सा करना होगा और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तब आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 98 में अपने 5 का भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 4। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पे। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और मैं आपको बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ अभी, फ़ैन चालू नहीं कर रहा क्योंकि उसकी आवाज़ आती है। तो यहाँ पे एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। यदि आप करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करो तो भी आपकी मर्ज़ी है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए, मेरा बस इतना सा टारगेट है। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट पर्सन पे। देखो तो नेक्स्ट जो पर्सन है वो आपके पास में ये है, आपको यहाँ से इसको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको 4 दिया तो ये हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे आपको ये दे रखा है और इसकी पावर आपको दे रखी है 0। तो आपको पता है कि जब किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यानी ये जो पूरा है इसकी पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपने 1, और यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा, और इसमें भाग देना है 1 का तो आप लिख सकते हो भाग 1 आ जाएगा आपके पास में। ओके, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपके पास में 3। तो किसी भी संख्या में आप 1 का भाग दो या नहीं दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। तो यहाँ से 9 में 1 का भाग दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आना तो 9 ही है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो आपके पास क्या बचा, तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस वालों को जोड़ दोगे और माइनस वाले उसमें से घटा दोगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 और 9 तो हो जाएगा आपके पास में 13 और 3 हो जाएगा 16, और 16 में से 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 15। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो पार्ट फर्स्ट है ये पूरा होता है। पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और साथ में अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। मिलते हैं नई वीडियो में, नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।